नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। शहादत हसन मंटो मेरे बड़े प्रिय साहित्यकार हैं। वे लिखते हैं कि पहले मजहब सीनों में होता था, आजकल टोपियों में होता है। सियासत भी अब टोपियों में चली आई है। जिंदाबाद टोपियां। टोपियां यानी किसी खास कौम की टोपियां नहीं, टोपियां मजहबी भी और नेताओं की भी। बहरहाल यह जिक्र दरअसल मैंने इसलिए किया क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश से लेकर प्रदेश में एक बड़ी बहस चल रही है और मजहबी रंग भी इसमें समाहित हो रहे हैं। मजहबी तक तो यूं भी समझाइश से हल किए जा सकते हैं, लेकिन जब मजहब और सियासत का विलयन बनकर तैयार हो जाए तो वो परख नली में विस्फोट कराने के लिए पर्याप्त होता है। यदि सहजता से देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। देश में जब आपराधिक मामलों के लिए एक कानून है तो सिविल मामलों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों सारा देश एक ही कानून से चलना नहीं चाहिए? धार्मिक आधार पर क्यों कानून बने रहने चाहिए? यदि इसे मोटे फ्रेम का सियासी चश्मा लगाकर देखें तो तस्वीर अलग ही दिखेगी। तब तस्वीर में दिखेगा कि बहुत सालों से भाजपा ये नारा दे रही है कि एक देश एक विधान, कश्मीर में धारा 370 और राम मंदिर निर्माण, साथ ही ट्रिपल तलाक भी भाजपा के एजेंडे में था। यहां लिखे सारे मसले हल हो चुके हैं, बच गया केवल यूसीआई यानी कॉमन सिविल कोड। चूंकि एजेंडा भाजपा का था तो बाकी के दलों का विरोध लाजिम था। तो आज बात करेंगे इसी विषय पर कि क्या इस मसले पर रायशुमारी बनाना महज औपचारिकता है? क्या इस मसले पर सियासत जोर पकड़ेगी? यदि जोर पकड़ेगी तो किस दल को फायदा या नुकसान होगा? साथ ही यह भी कि क्या इस मसले का हल निकालने की कवायद का यह समय चुना जाना ठीक होगा? बहुतरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सियासत में जो बात जितनी आसानी से कही जाती है उतनी आसान वो दरअसल होती नहीं है। राजनीति पहेली की तरह ही है। कुछ मुद्दे सुनकर दिमाग उलझन में पड़ जाता है कि सियासत मुद्दे पर है या मुद्दा ही सियासत की जड़ है। एक दशक से ज्यादा पीछे पलट कर देखें तो आपको ऐसे कई मुद्दे दिखेंगे जिनका साया सियासत पर हमेशा हावी रहा। चूंकि भाजपा उनकी अगुवा थी, लिहाजा कई बार उससे ये सवाल भी होते थे कि अमुक अमुक मुद्दों का क्या हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में सभी प्रत्याशित विषय हल कर दिए, फिर चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाने का हो, राम मंदिर बनाने का हो या 3 तलाक पर फैसले का। हर बार विपक्ष की सियासत ने अपना एक सदाबहार मुद्दा खोया है, लेकिन एक किला अभी भी बाकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक संविधान की मांग। और बीजेपी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी दौरे के दौरान एक बार फिर यूसीसी का जिक्र किया और आज से आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारी मध्य प्रदेश में ही इस मसले पर मंथन कर रहे हैं। अगले 3 दिन तक लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुस्लिम धर्म गुरु भी इसे लेकर रायशुमारी कराने में जुटे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। कोई मुद्दा जब सियासत बन जाता है और किसी मजहब के पक्ष या विपक्ष का विषय बन जाता है तो उसे लेकर होने वाली बयानबाजियों में अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता होती है। इस मसले को लेकर भाजपा के खिलाफ केवल कांग्रेस नहीं है, बल्कि समूचा विपक्ष खड़े होने की फिराक में है। हालांकि ऐसे मसले दोधारी तलवार की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा झुकेंगे वहीं काट देंगे।
लिहाजा दम से इसके साथ या खिलाफ रहने की बात नहीं कही जाती। कांग्रेस भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलती है तो संतुलन के साथ बोलती है। देखिए, आज आम जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान, ये आज जनता के मुद्दे हैं। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड दोनों मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण ज्यादा करते हैं। ट्रिपल तलाक के फैसले के बाद कई राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और कोई बड़ा नुकसान इसे लेकर भाजपा तो अभी हमारे साथ दो मेहमान बिल्कुल मौजूद हैं जो जुड़े हुए हैं, तीसरे बस जुड़ने ही वाले हैं। फिर भी तारुफ करा देता हूं मैं आपका। हमारे साथ है रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं, युवा विद्वान, ऊर्जावान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत रजनीश जी का। दूसरे मेहमान मिथुन अहिरवार, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। और तीसरे मेहमान है पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा चेतन भट्ट, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। स्वागत है चेतन जी का। अगर रजनीश जी जुड़ गए होंगे तो उन्हीं से पहले सवाल कर लेते हैं, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है तो पहले मिथुन जी से कर लेते हैं। मिथुन जी, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके क्यों बेचैनी है कांग्रेस के मन में? क्यों समर्थन नहीं होना चाहिए इसका? देखिए, मध्य प्रदेश में उससे बड़े मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश में जहां डंपर घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, सिंगस घोटाला हुआ, महाकाल कॉरिडोर घोटाला हुआ, ई टेंडर घोटाला हुआ, ऐसे 250 से ज्यादा घोटाले हुए। उस मध्य प्रदेश में आकर प्रधानमंत्री जी पहली बात कहते हैं कि यदि आपके घर में अलग अलग कानून हो, अलग अलग सदस्यों के लिए अलग कानून हो, तो घर कैसे चल पाएगा? सर, बड़े अच्छे से चल रहा है। केवल एमपी के लिए थोड़ी हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो तो होगा देश में ही होगा। होगा देश में होगा। कब होगा? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से अलग आवाज आ गई, इनके उत्तराखंड से अलग आवाज है। हरियाणा ने तो एक कमेटी फॉर्म कर दी है कि हम अपने राज्य में लागू करेंगे। गोवा में पहले से लागू है ही, तो भारतीय जनता पार्टी को तो पहले तो ये बताना चाहिए कि यदि ये राज्य में लाया जा सकता है तो केंद्र में अब तक क्यों अटका करके रखा है। और भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे थे कि एक घर में यदि अलग अलग कानून हो, घर नहीं चल सकते। कैसे नहीं चल सकता सर? एक घर में महिला के लिए अलग कानून होते हैं, पुरुष के लिए अलग कानून होते हैं, घर बढ़िया से चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि ये जो घोटालों की लिस्ट है, इस पर तो जवाब दे नहीं पा रहे हैं। 2022 में भारत जो है, इसमें सबको पक्के मकान मिल जाने थे, किसानों की आय दुगनी होनी थी। 2020 में हम विश्व इसी मसले पे कर लेते केवल बात। बहुत वक्त दिया आपको, एक बार रजनीश जी को इन कर देते। तो रजनीश जी, ये अगर चुनाव का वक्त होता है और उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो ऐसे लगता है कि आपकी मंशा संदिग्ध है, ये कांग्रेस की नजर में है ये बात, और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। आपकी देखिए, कांग्रेस विरोध करे, समर्थन करे, कांग्रेस की मर्जी। घोटाला जो बात कर रहे हैं ना, घोटाला आजादी के बाद से लेकर अब तक, और अभी तो दिमाग में घोटाला है कांग्रेस के। कानून से ऊपर ये, संविधान से ऊपर ये, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी ये। सुप्रीम कोर्ट अगर इनके फेवर में निर्णय ना करे तो खराब। अरे भैया, यूसीसी के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कितने बार कहा है कि ये लागू की जानी चाहिए। बेशक संविधान की सभा से लेकर और आज दिनांक तक कई प्रकार की शाहबानों के मसले में भी कहा था, कई प्रकार की डिबेट हो चुकी। साहबाने प्रकरण में तो ये महिलाओं के अपराधी है कि जो साहबानों के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। राजीव गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने वो महिला के खिलाफ इन्होंने कानून पास करवा दिया। ये किसके हिमायती है? ना ये महिला के हिमायती है, ना गरीब के हिमायती है। कानून अगर समान बनता है, और जिस प्रकार के कानून पर चर्चा विधि आयोग करवा रहा है, विमर्श कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में कई प्रकार के सवाल आए हैं, उठे हैं, बहसें हुई हैं, तो करने दीजिए ना। संसद करेगी, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार होगा, संविधान के दायरे में होगा। आपको संविधान से भी डर लगता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस पक्ष में बोले हैं, संविधान सभा में भी बोले हैं। आपको किससे डर लगता है? सामाजिक न्याय अगर प्रतिस्थापित होगा और पूरी प्रतिबद्धता के साथ में होगा, कमिटमेंट के साथ में, वो करके रहेंगे। भाजपा ने तो करके रहेंगे। सर, पहले सवाल बहुत वक्त दिया, एक बार चेतन जी को इन कर लेते हैं। पहले सवाल में दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को पर्याप्त वक्त दिया। चेतन जी, ये मामला आपको लगता है कि टूल पकड़ेगा या इजीली हो जाएगा? जैसे 3 उनके एजेंडे थे कि उन्होंने कहा था कि भाई राम मंदिर, कश्मीर में धारा 370, ट्रिपल तलाक, तीनों अचीव कर लिए, चौथा भी आपको लगता है आसानी से अचीव कर लेंगे? देखिए मुझे लगता नहीं है कि इतना आसानी है ये, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, बोर्ड है, वो अभी से इसका विरोध कर रहा है। क्योंकि उनका जो पर्सनल कानून चलता है वो शरीयत के हिसाब से चलता है। हिंदू तो बहुत लिबरल, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
वैसे मेरे ख्याल से तो जो समान नागरिक संहिता है वो निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति के लिए एक सा कानून हो। लेकिन उसमें भी बहुत से पैंच हैं, क्योंकि ये पर्सनल लॉ जो होते हैं ये बड़े पुराने धार्मिक आधारों पर, परंपराओं पर, मान्यताओं के आधार पर चलते आ रहे हैं और बरसों से चलते आ रहे हैं। उसमें अगर आप छेड़छाड़ करने का, अब उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि तो बरसों से ट्रिपल तलाक भी चला आ रहा था, आखिर बना तो दिया कानून भाई। हाँ। शरीयत कैसे मतलब अलग एक भारतीय कानून की वो अधिमान्यता तो ले नहीं सकता। होते हैं, अभी भी होते हैं, वो अलग बात है कि उसमें पुलिस रिपोर्ट होने लगी, ये अलग बात है। लेकिन ये जो धार्मिक मान्यताएं, जैसे हिंदुओं की धार्मिक मान्यताएं या मुसलमानों की धार्मिक मान्यता, ईसाइयों की अलग मान्यताएं, उनको लेके अगर इस तरह का अब उसमें प्रारूप क्या बन रहा है, किस तरह से लोगों से बात की जाए। अभी उत्तराखंड ने जो एक मसौदा तैयार किया है जिसके लिए कमेटी बनी थी, जिसमें रंजना देसाई जो रिटायर्ड जज थी उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसने 20,000 लोगों से बात की है और अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है कि विवाह, तलाक और संपत्ति, इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया गया है। ये भी उसमें बताया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण की स्थिति जो बनेगी वो भी देखी जाएगी ताकि किसी भी परिवार, किसी भी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे न हो, और अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते तो उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस तरह के जो भ्रम हैं, जब तक मसौदा पूरी तरह से ड्राफ्ट पूरी तरह से सामने नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसका निश्चित तौर पे विरोध करेगा। और कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस अपने हिसाब से विरोध करेगी, क्योंकि विरोधी दल है तो वो विरोध करेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक पेंच और हो गया है। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा पर्सनल ये इसके लिए समान नागरिक संहिता के लिए, उसमें भी देखिए एक बहुत तरीके से उन्होंने जो विपक्षी एकता है उसमें कहीं ना कहीं दरार सी डल गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये भी एक पेंच है, राजनीतिक पेंच है कि किस तरह से विपक्षी एकता को। ठीक है, आऊंगा चेतन जी आपके पास, अभी तो बहुत वक्त है। एक बार मिथुन जी को इनका लेते हैं। मिथुन जी, जो बात पहले सवाल में सप्लीमेंट्री के तौर पर छूट गई थी क्योंकि जवाब लंबा हो गया था, वो ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जब उस समय जस्टिस चंद्रचूड़, यानी जो अभी चंद्रचूड़ थे उनके पिताश्री, उन्होंने शाहबानों के मसले में ही कहा था, अगर जो शब्द से मैं बताऊं तो उन्होंने कहा था कि बहुत अफसोस की बात है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 डेड लेटर यानी अप्रचलित कानून हो गया है। तो तब से वो कह रहे थे कि भाई क्यों नहीं लागू होना चाहिए। अभी भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो अब कोर्ट भी कह रही है, तो फिर क्यों विरोध? देखिए, कोर्ट ने कई बातें कही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के हिसाब से निर्णय करती है। बात दरअसल ये है कि जिस लॉ कमीशन में 21वें लॉ कमीशन ने 2016 में रायशुमारी शुरू की थी, 2018 में फिर एक बार रायशुमारी की, 2019 और 22 में भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ी लाल मीना जी और इनके जो दूसरे नेता नारायण लाल पंचरिया, ये स्वयं प्राइवेट मेमोरियल बिल के रूप में इसको लाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन नहीं किया। चाहते तो इसको तभी पास करा देते। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि देश में किसी भी मुद्दे पर बात हो, क्योंकि ये पोलराइजिंग मुद्दे लाना चाहते हैं। इनको महंगाई से मतलब नहीं, इनको बेरोजगारी से मतलब नहीं, इनको जो देश में भुखमरी बढ़ रही है उससे मतलब नहीं। लोग आज परेशान हैं, मार्केट नहीं जा सकता आज आम आदमी, तेल 200 पार, दाल 200 पार, पेट्रोल डीजल 200 पार, और ये इनकी सरकार आकर के 200 पार के नारे के साथ बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक किसने रोके रखा था कि आप 2019 में निर्णय लेना चाहते हैं? आपको तो ये बताना चाहिए कि लॉ कमीशन ने पिछली बार जो रिपोर्ट दी थी उसके क्या निर्णय है, उसके बारे में बताइए। बहुत वक्त आपको भी। रजनीश जी, ये कर्नाटक के चुनाव के पहले भी आपने कहा था यही मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, अभी भी कहा, तो विपक्ष को ऐसे लगता है कि आपकी मंशा जो है वो संदिग्ध है। संदिग्ध किस बात में? लागू नहीं करेंगे या ये यूसीसी को लेकर कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी में विरोधाभास है? कांग्रेस में विरोधाभास हो, विपक्ष में विरोधाभास हो, समझ में आता है। अरे दबी जुबान ऑफ रिकॉर्ड कांग्रेसी भी चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता आ जाए। और मैंने कहा संविधान के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जब कई बार बात ये आ चुकी है, वो संसद कानून बनाएगी। कांग्रेस को डर लगता है, हमें अच्छा लगता है, कांग्रेस डरती रहे। रही बात बाकी मुद्दों की, तो बाकी मुद्दों पर जब जब समय पे आता है तो ये बहस से भाग खड़े हो जाते हैं। इनमें दम नहीं, साहस नहीं, तमाम प्रकार के मुद्दों पर ये बात कर लें, दूर खड़े हो जाते हैं। जिनको तुअर दाल और अरहर दाल में अंतर नहीं पता, वो किस बात की बात करेंगे? दोनों को अलग अलग दाल बताते हैं, ये महंगाई की बात करेंगे। सवाल वो नहीं है, सवाल है
कि आज मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में चल नहीं सकती, वोट बैंक की राजनीति चल नहीं सकती। हिम्मत है तो खुलकर विरोध करके दिखाओ कि हम समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में विरोध करते हैं, हम संविधान का इस मामले में विरोध करते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा है समान नागरिक संहिता के बारे में उसका भी विरोध करते हैं। साहस है तो कह के दिखाओ, दाएं बाएं की बातें ना करो। ठीक है, एक बार चेतन जी को इन कर लेते हैं। चेतन जी, जैसे आपने भी कहा, और चेतन जी को बुला रहे हैं। चेतन जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की कोई प्रातिनिधिक संस्था नहीं है, एक सिंपल एक एनजीओ है। इसलिए उसने क्या कहा क्या किया उसका कोई मायने नहीं है। मैंने भी कहा था, बेशक। एक और बात है इसी का सप्लीमेंट्री जो रजनी जी ने आगे बढ़ाया। चेतन जी, ये देखिए कि आप ट्रिपल तलाक का भी उन लोगों ने विरोध किया था, लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो खुश हुई कि हाँ भाई ये ठीक है। ये वाला भी जो मसला है, ठीक है, ट्राइबल भी कह रहा है कि हम भी इंक्लूड हो जाएंगे, क्रिश्चियन भी कह रहा है, पारसी भी कह रहा है कि हम इंक्लूड हो जाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में। लेकिन इस मसले का ज्यादा अगर लाभार्थी हम अगर देखेंगे कोई होगा तो वो महिलाएं ही होंगी। शाहबानों का ही फिर दोबारा से मुझे जिक्र करना पड़ेगा 85 वाला मामला जो हुआ था, तो महिलाओं के लिए तो हितकरी हुआ ना ये कानून, मुस्लिम महिलाओं खासतौर पर। हाँ, यदि 3 तलाक जो था वो भी मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक रहा। दूसरी बात जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है, तो ये बात तो सही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन उसकी बातों को माना जाता है, अधिकतर मुसलमान उसकी बातों को मानते हैं। दूसरी बात, जब स्टेट में एक स्टेट अपने भारत का है गोवा, जहाँ 150 साल 154 साल वहां पे चल रहा है, और जब भारत में विलय हुआ था उसके बाद भी यूसीसी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि आप उसका विरोध करें। लेकिन ठीक है, देखिए 144 करोड़ की देश की जनसंख्या है, उसमें तमाम धर्म के लोग रहते हैं, तमाम जाति के। अब जैसे बहुपत्नी विवाह का है, मुसलमानों में 4 पत्नी रखने का हक बताया जाता है शरीयत के हिसाब से, ऐसे ही आदिवासियों में भी बहुपतित्व भी है और बहुपत्नी भी है। तो उन मुद्दों को भी किस तरह से हल किया जाएगा, क्योंकि इसमें तो फिर ये है कि जो एक पत्नी इस तरह के जो मुद्दे आएंगे वो सामने आएंगे। क्योंकि हिंदू में ऐसा है कि अगर आपकी एक ही पत्नी रखने की आपको सुविधा दी गई है और वो दूसरी पत्नी आप तब रख सकते हो जब या तो पत्नी मर गई हो या आपका तलाक हो गया हो या आप 7 साल से उसके साथ नहीं रह रहे। लेकिन मुसलमानों में इस तरह की स्थिति है कि 4 पत्नियां रख सकते हैं। तो ये जो धार्मिक मुद्दे हैं जिनको लेके बहुत विवाद की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि इनका एक प्रारूप बनाएगी सरकार, जिसमें बहुत से लोगों से संसद में जब बात होगी तो निश्चित तौर पे वहां पे बहस होगी और भी लोगों से बात की जाएगी, और तमाम लोगों को इसमें ईसाई हो चाहे सिख हो चाहे बौद्ध हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके धार्मिक लोगों को या उनके रिप्रेजेंटेटिव को बना के उसमें एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें किसी को एहसास न हो। ठीक है, एक बार मिथुन जी को इन कर लेते हैं। मिथुन जी, यदि मान लीजिए इन्होंने एक प्रारूप बनाया, रायशुमारी कर भी रहे हैं, अलग अलग आशंक की एक बैठक भी हो रही है मध्य प्रदेश में ही हो रही है संयोग से, जिसमें रायशुमारी हो रही है। हम देख रहे हैं लगातार कि बहुत सारे शहर काजी भी कह रहे हैं अपने लोगों से कि भाई उसमें इस मसले में खुल के अपनी राय रखिए। यदि ये प्रारूप बना और यदि ये उसे लागू करने की स्थिति तक आ गए तो क्या स्टैंड होगा कांग्रेस का? और खासतौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बात कर लेते हैं। चलिए, हम तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें। मध्य प्रदेश की समस्याएं जो हैं इस कानून से बड़ी हैं। मध्य प्रदेश में चाहे पूरे देश में 15 जुलाई तक आपको इस पर आपकी राय देनी है, उसके बाद जो ड्राफ्ट आएगा, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी किसी की राय की अहमियत तो देती नहीं है, चाहे कोई भी फैसला लेते हैं अपने मनमर्जी से लागू करते हैं। तो हम इसका संसद में जो अपना स्टैंड है क्लियर करेंगे और जिस स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी बताती आती है जम करके उसका विरोध भी करेंगे अगर उसी स्वरूप में हुआ। भारतीय जनता पार्टी को आज समझना होगा कि देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर आप पर्दा डाल करके पोलराइजिंग इश्यूज यदि ला करके देश में दंगा कराना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा आपकी इस नीति का विरोध करेगी। देश के लोगों के पास आपके पास जवाब नहीं है, देश की जनता के सामने जाने से डरते हैं आप लोग। बताइए, आपने कहा था कि 300 रुपए में सिलेंडर देंगे, क्यों नहीं दे पा रहे? बताइए, आपने कहा था 35 रुपए में पेट्रोल देंगे, क्यों नहीं दे पा रहे? बताइए, आपने कहा था खाने का तेल 35 रुपए में नहीं दे पा रहे ना आप रोजगार दे पा रहे हैं, ना आप महंगाई ना खत्म कर पा रहे हैं, ना आप बेरोजगारी खत्म कर पा रहे हैं। इसलिए आपको याद आ जाता है यूसीसी, एक देश एक कानून की बात करते हैं। मणिपुर में 355 लगा के रखिए, गुजरात में इन्होंने लगा के रखी 371, असम में लगा के रखी 371, एक देश एक कानून की बात। बहुत वक्त दिया आपको रजनी जी। 2-3 चीजें हैं। एक तो ये वजह तो नहीं कि राम मंदिर क्लियर हो गया, मतलब जो बिल्कुल मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं शुरुआत के दौर से कि ये 2-3 एजेंडे आपके उसमें थे, राम मंदिर, कश्मीर में धारा 370, ट्रिपल तलाक, एक देश एक विधान, जाने कब से नारे सुन रहे हैं।
तो क्या ये लग रहा है कि भाई 3 अचीव कर लिए, अब जल्दी से चौथा अचीव करें 2024 से पहले? देखिए, 3 एजेंडा के बारे में अक्सर बात होती थी। 370 भगवान श्री राम का मंदिर, जहां रामलला विराजमान, वहीं मंदिर बने भव्य महान, मतलब दाएं बाएं की बात नहीं। और तीसरा ये समान नागरिक संहिता। एजेंडा में खुलकर मैंने कहा जनसंघ के जमाने से लेकर, भाजपा के जन्म काल से लेकर 1980 से लेकर है, और हमारा कमिटमेंट है। हम एनडीए के रूप में भी सरकार में रहे, तब भी भारतीय जनता पार्टी का अपना जो घोषणा पत्र था, एजेंडा था, उसमें जस का तस ये मुद्दा रहा है, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। और जब जैसे मैंने कहा, मैं फिर दोहराता हूं, राष्ट्रीय विधि आयोग के मामले में हो, प्रसंग में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में हो, जहां जैसी तैयारी करनी चाहिए वैसी तैयारी हो रही है। कांग्रेस को डर लगता है, हमें अच्छा लगता है, और ये देश के हित में है, मुसलमानों के हित में है, मुसलमान महिलाओं के हित में है, इस देश के सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। इसका जो इस देश का नागरिक है, सभ्य समाज है, सज्जन शक्ति है, वो चाहती है कि यूसीसी आए। बाकी मुद्दे जो हैं, जब डिबेट करना उस पर भी कर लें, अभी तो बात यूसीसी पर हो रही है, और कांग्रेस की सांप छछूदा जैसी स्थिति है, हमें अच्छी लगती है। अच्छा, एक बार चेतन जी को इन करते हैं। चेतन जी, ये चुनाव के पहले अगर इस तरह के कोई मेजर जो है पॉलिसी चेंजेस के डिसीजन आते हैं, बड़े बदलाव वाले डिसीजन आते हैं, तो जाहिर है कि इसमें सियासत की बू आती है, बिल्कुल साफ। तो हम एक अनुमान पे ही बात कर लेते हैं कि 2023 पहले और 2024 पहले, क्योंकि हमारा चैनल रीजनल है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या फर्क पड़ेगा सियासत में यदि ये अमल में आया तो? देखिए जी, इतनी जल्दी तो ये अमल में नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, तमाम लोगों से बातचीत करना पड़ेगी, और जल्दी जल्दी में अगर इस तरह का कुछ होता भी है तो वो नुकसानदायक होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी टाइमिंग के मामले में बहुत एक्सपर्ट है। वो किस मुद्दे को कब उठाना है ये उसको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और आप देखिए कि अभी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले, तो ऐसे मामले, ऐसे समय में इस तरह का जो मुद्दा उठाना जो पूरे भारत के लोगों को, विशेषकर हर प्रदेश के लोगों को आकर्षित करता है, तो इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चुनाव में जाएगी। और हो सकता है कि इसका फायदा उसको मिले, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और भी है कि जब अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सबको समान अधिकार दिए जाएं, तो फिर आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। फिर आरक्षण की जो सीढ़ी है वो क्यों लगी हुई है? जब पहले भी कहा गया था कि 10 साल तक आरक्षण रहेगा, तो फिर आज तो 70-75 साल हो गए। जब समान अधिकार की आप बात करते हैं तो बहुत से समान अधिकार हैं जो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस पर भी आपको बात करना होगी। तो इस बार बारी जो थी वो थी मिथुन जी की, लेकिन रजनीश जी के पास चले जाते हैं, चूंकि उन्होंने उठा दिया। तो रजनीश जी, फिर जैसे उन्होंने कहा कि बाकी मसले, तो फिर शरिया कानून केवल क्यों, हिंदू मैरिज एक्ट क्यों नहीं, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्यों नहीं, पारसी मैरिज एक्ट क्यों नहीं, बाकी के जो डिवोर्स एक्ट बने हुए हैं, फिर ये सब, इन सब में फेरबदल क्यों नहीं? मैंने पहले भी कहा, मैं 2-3 बार कह चुका हूं कि राष्ट्रीय विधि आयोग भी इसके मामले में तमाम प्रकार का विमर्श खड़ा कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, लोगों की राय पूछ रहा है। कई मसले कई लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं, अलग अलग रूलिंग भी सुप्रीम कोर्ट की आई है। पहली बात ये, जो शरीयत से देश चलेगा, शरीयत से समाज चलेगा, शरीयत से मुसलमान चलेगा, सारे शरीयत के कानून लागू हैं क्या? सारे शरीयत से ही चलते हैं क्या? जो शरीयत में बाकी कानून है वो क्या देश में लागू हैं क्या? या उसके मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर हमने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है क्या कि ये काट दो, वो काट दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यहां टांग दो, वहां टांग, ये लागू है क्या? नहीं है। ये देश और दुनिया के तमाम मुस्लिम देश भी उन कानूनों को कितना मानते हैं। मुझे लगता है कि डराने का काम, दहशत फैलाने का काम डरी हुई कांग्रेस। कौन फैला रहा है? डरी हुई कांग्रेस। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस। मिथुन जी को इन कर रहे थे, उनकी बारी। तो मिथुन जी, एक तो ये 370 पे भी इन्होंने डराया था, 3 तलाक पे भी इन्होंने डराया था। ठीक है सर, मिथुन जी को इन कर लेते हैं। मिथुन जी, एक जो बात है वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को डराने का काम करते हो, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, और दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा कि ये 4, 5, 6 बड़े एजेंडे हैं, इससे ध्यान भटकाने का के लिए ये सब हो रहा है, तो आप ये कॉल करते हैं, बॉल उछालते हैं, आप लपक लेते हो तत्काल। तो इसमें तो जाहिर है कि एजेंडा वही बनेगा जो बीजेपी चाहेगी। देखिए, हम तो जब से आए महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों की बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक चूहे की तरह अपने बिल में घुस चुकी है, डर चुकी है, थर थर कांप रही है जनता के सवालों से, इसलिए ऐसे ही मुद्दे लेकर के आते हैं जिसमें कि जात हो, धर्म हो, दुनिया भर की चीजों। बात दरअसल ये मुसलमानों को सामने रख करके, या आदिवासियों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, ये दलितों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, ये खत्म करना चाहते हैं माइनॉरिटी
माइनॉरिटीज के पारसी समाज के लोगों को, सिख समाज के लोगों को, बौद्ध समाज के लोगों को ये खत्म करना चाहते हैं, क्रिश्चियन समाज के लोगों के अधिकारों और सामने रखना चाहते हैं मुसलमानों को। तो ऐसा कोई भी कानून जो विभेदी है, जो कि वर्गीकरण करता है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसका हम कानून का विरोध करेंगे। अभी जो ड्राफ्ट आने वाला है, इसकी रिकमेंडेशंस आने दीजिए, उस पर भी हम मुखरता से अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज जो देश के मौजूद सवाल है, लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, फेसबुक लाइव करके कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के भाजपा के नेताओं का नाम लेकर के आत्महत्या कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब दे दीजिए। उनके सवालों का जब तक जवाब नहीं देंगे, हर मुद्दा सामने लाइए, हम उनके सवाल पूछते रहेंगे। ठीक है चेतन जी, एक सियासत की अपन बात कर लेते हैं पूरा, कि ऐसे मसले अगर एजेंडे बनाए जाएंगे, आपको लगता है कि एमपी में, आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे, मैंने भी बहुत सारे चुनाव देखे, ये ध्रुवीकरण जैसा मामला उतना ज्यादा कारगर खासतौर पर विधानसभा चुनाव में तो नहीं होता है? नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी जातिगत राजनीति नहीं चलती है। बिहार, उत्तर प्रदेश की बात अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो क्या है, परंपरागत वोट है, या तो कांग्रेस का है या भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा दल तो है नहीं जो उनका वोट काट सकते। तो जो सारी द्वंद्व जो है, वो सारा जो झगड़ा है, वो इसीलिए है कि 2023 का जो विधानसभा का चुनाव वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है प्रवीण जी के 2024 का वो सेमीफाइनल है। इसमें देखा जाएगा कि जो जनता है वो किसकी नीतियों को पसंद कर रही है। इसमें यूसीसी भी हो सकता है, आपके बेरोजगारी के मुद्दे भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी घोषणाएं कर रही है, अभी जो लाडली बहना योजना चलाई है, उसका भी फायदा निश्चित तौर पर उसको मिलेगा। ये अलग बात है कि अभी कांग्रेस ने भी उसमें 1,500 रुपए देने की बात की है या 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की है। लेकिन जब सरकार आती है तब आपके खजाने में कितना पैसा है वो भी देखना जरूरी हो, क्योंकि ये कोई पार्टियां अपने पैसे से तो दे नहीं रही है सारी चीजें, ये जनता के टैक्स से ही वसूल करके दे रही है। बहुत छोटा क्लोजिंग रिमार्क एक ये कि ये कहा जा रहा है रजनी जी के कुछ ट्राइबल संगठन, एमपी के तो नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी भी एक परंपरा है, उनके भी विधान है, उनकी भी नीतियां हैं, वो जो कानून की, उनके कानून की शक्ल में, भारतीय कानून की भले ना हो, वो भी बाधित हो जाएगी। तो फिर इसका देखिए, मुझे लग रहा है कि ये सब डराने का काम हो रहा है, दहशत फैलाने का काम हो रहा है हर वर्ग को। कांग्रेस के पास में कहां से ड्राफ्ट आ गया कि ये इनका ये कर देंगे, उनका वो कर देंगे? भाई सवाल ये है कि जिन संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस संदर्भ में संविधान सभा ने बहस करते हुए कहा, संविधान ने कहा, हम उसी के संदर्भ में कह रहे हैं, और ड्राफ्ट आने दीजिए। ठीक है, ड्राफ्ट आने दीजिए, डरने की जरूरत नहीं। जल्दी से, बहुत छोटा, फिर कहता हूं गरीब बहुत छोटा, मिथुन जी वक्त फिसल गया। महिलाओं को भी होगा। पार्टी अब तक कह रही थी कि हम इस कानून का समर्थन करते हैं, आप कह रही है साहब हमारे पास वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन ये बात तय है कि जब कोई ऐसा बड़ा मसला जिसमें जो देशव्यापी होता है, अगर उस मसले पर सरकार कोई फैसला लेती है या फैसला लेने के बारे में विचार करती है और चुनाव नजदीक हो, तो उसके बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं। अगर यह वाकई राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है तो तय हो जाएगा बहुत जल्द ही 2023 में भी और 24 में भी कि कितना किस पार्टी को फायदा हुआ। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।